Hello everyone, this is Jivan Jaiswal. Welcome to Academy. This and we are discussing about दिल्ली सल्तनत। हम आज चर्चा करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर और एक बेहतरीन तरीके से हम शुरुआत कर रहे हैं मुग़ल काल का। और मुग़ल काल के संदर्भ में हम लोग देखेंगे, अलग अलग चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, हम सल्तनत काल को समझेंगे पहले, फिर उसके बाद मुग़ल काल में चले जाएंगे। और देखिए, इसके पहले हम लोगों ने एंसेंट काल को अलग अलग तरीके से हम लोगों ने डिस्क्राइब किया, अलग अलग चैप्टर्स वाइज हम लोगों ने उसे आगे बढ़ा, कंप्लीट किया। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा आप लोगों के, इसे एक्सपीरियंस के तौर पर देखें। काफ़ी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें। देखिए, आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं बहुत ही अलग टॉपिक है, दिल्ली सल्तनत। देखिए क्या हुआ था, कुछ मैं प्रारंभिक दौर पर पहुंचता हूं, थोड़े से बैकग्राउंड में पहुंचता हूं कि किस तरह से ये घटना हुई थी। देखिए क्या होता है कि मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्तोत्तर काल इस प्रकार से हैं। और प्रारंभिक जो है कि प्री मेडाइवल की स्थिति पे हम लोग जो थे वहाँ पर देखोगे 712 ईस्वी के आसपास में एक होता ही है कि अरब एक आक्रमणकारी था। पहली बार मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में आक्रमण हुआ और पहला मुस्लिम आक्रमण होता है भारत में। ठीक है, तो 712 ईस्वी की जो डेट है वह पहली मुस्लिम आक्रमण के इतिहास के संदर्भ में देख सकते हैं। इसे भारत में पहली बार ऐसा हुआ था। इस संदर्भ में देखें तो यह एक तरह से सफल रहा था। और इसके बाद में मोहम्मद गौरी आए, मोहम्मद गजनवी आए, कई सारे लोग थे। सबसे पहले मोहम्मद गजनवी थे। गजनवी ने क्या किया था, आक्रमण किया, लगातार आक्रमण किया, संपत्ति को लूटना चाहता था। यहाँ के धन, वैभव, संस्कृति, यहाँ के जो वर्चस्व स्थिति थी, उन सभी को देखते हुए उन्होंने आक्रमण किया, कई बार आक्रमण किया। उन्होंने बार बार असफल होने के बाद भी उन्होंने अपनी धैर्य की पराकाष्ठा एक देखने को मिली उसमें, और लगातार आक्रमण करते गए। देखिए उसमें होता यह है कि लगातार आक्रमण किया और उसने सोमनाथ पर भी आक्रमण किया, वहाँ को लूटा काफ़ी 1025 ईस्वी में। इसके बाद उन्होंने 17वां बार आक्रमण किया, 17 बार तक उन्होंने आक्रमण किया और 17 बार तक वे 17वें बार में सफल रहे। इस प्रकार से देख सकते हैं आगे चल कर के यहाँ के धन वैभव को देख करते यहाँ पर मोहम्मद गौरी ने भी आक्रमण किया। और मोहम्मद गौरी जो था आक्रमण वो भी प्रयासरत रहे और उन्होंने 2 आक्रमण किए। पहली बार जो आक्रमण हुआ था 1191 में हुआ था। ठीक है, तो पहली बार क्या हुआ था, 1191 में पहली बार आक्रमण किया था। और तराइन का जिसे पहला युद्ध कहते हैं, तराइन का पहला युद्ध कहते हैं, पहले तो तराइन का युद्ध है। दूसरी बार आक्रमण हुआ था 1192 में हुआ था, यह तराइन का दूसरा युद्ध था। कौन सा, तराइन का दूसरा युद्ध था। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस क्या है। तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था 1191 में हुआ था और इसका जो युद्ध था मोहम्मद गौरी का, वो पृथ्वीराज चौहान के साथ में था। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान इसमें क्या थे, विजय हो गए थे। पृथ्वीराज चौहान थे, वे क्या थे, जीत गए थे। ठीक है, अब मोहम्मद जो गौरी थी वो हार गया था, मतलब मेल है ये। इस प्रकार से देख सकते हो यहाँ पर 1192 में एक वर्ष पश्चात हार जाने के बाद में फिर से आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद 1192 में फिर से तराइन में ही आक्रमण किया और यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान से फिर से इसका मुकाबला हुआ। और इस बार क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान इसमें हार गए और मोहम्मद गौरी जो था वह जीत गया। तो ठीक है, तो यहाँ पर मोहम्मद गौरी क्या किया, इस पर दिल्ली पर कब्जा कर लिया और इस प्रकार से दिल्ली के क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद में दिल्ली के क्षेत्र को एक तरह से अपनी राजधानी बनाई और इसे विजित घोषित किया। ठीक है, इसके बाद होता यह है कि 1192 के पश्चात में 1206 तक, ठीक है, इन्होंने शासन किया, शासन प्रशासन का संचालन किया। 1206 में इसका मृत्यु हो गया मोहम्मद गौरी का। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी का जो मृत्यु हो गया 1206 में, और इसके पश्चात में इसका जो दास था उसे कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ का राजगद्दी संभाला और इसे इसलिए इसका दास होने के कारण इसे दास वंश की संज्ञा दी गई। तो पहली बार 1206 में दास वंश प्रारंभ हुआ। ठीक है, जो गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता है, दास वंश कह सकते हैं या फिर गुलाम वंश के नाम से भी जाना जा सकता है। ठीक है, दोनों एक ही है। तो इस प्रकार से प्रारंभ हुआ है 1206 में गुलाम वंश या फिर दास वंश की स्थापना हुई। किसके नेतृत्व में, कुतुबुद्दीन ऐबक के नेतृत्व में प्रारंभ हुई। ठीक है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली बार क्या किया, लाहौर को राजधानी बनाया। ठीक है, लाहौर को राजधानी बनाया। तो यहाँ से प्रारंभ होता है इतिहास, जो कि दिल्ली सल्तनत का इतिहास 1206 से 1526 ईस्वी तक चला और इस बीच में कई अलग अलग राजवंशों ने शासन किया दिल्ली में।
इसमें अलग अलग राजवंश थे, जैसे इसमें गुलाब वंश था, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, सैयद वंश है, लोधी वंश है। इस प्रकार से 5 अलग अलग राजवंश इसमें क्या आते हैं, इसमें शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। इसमें देख सकते हैं गुलाम वंश यहाँ पर शासन व्यवस्था का संचालन किया, 1206 से आए और 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक यहाँ तक रहे थे। ठीक है, इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, शासन व्यवस्था का संचालन किया, लगभग 84 ईयर्स तक यहाँ पर शासन किया था। ठीक है, इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ खिलजी राजवंश आए और खिलजी राजवंश दूसरे राजवंश थे। इसके बाद खिलजी राजवंश में देखेंगे तो यहाँ पर 1290, ठीक है, कब आए, 1290 तक। ठीक है, 1290 से लेकर के यहाँ पर शासन किए 1320 ईस्वी तक। 1320 ईस्वी तक कितना हो गया, यहाँ पर 30 वर्ष तक लगभग यहाँ पर शासन किया था। ठीक है, कौन, यहाँ पर खिलजी राजवंश ने। इसके बाद में तुगलक राजवंश आए। तुगलक राजवंश में देख सकते हैं तो 1320 ईस्वी से यहाँ पर प्रारंभ होता है इनका इतिहास और ये लगभग आते हैं 1414 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। ठीक है, तो 1414 से यहाँ पर के 1320 से 1414 तक लगभग इन्होंने शासन किया था। कितना शासन किया हो गया, ये आपके टोटल कंप्लीट हो गए 94 ईयर्स। ठीक है, तो इस प्रकार से कितना हो गया, 94 ईयर्स तक इन्होंने शासन किया था। ठीक है, तो इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर भी शासन व्यवस्था का संचालन किया था इन्होंने और इस तरह से ये दिखाई पड़ेंगे। सैयद राजवंश है, सैयद जो राजवंश थे इनका जो शासन था वह आपका 1414 से प्रारंभ होता है और 1414 से प्रारंभ होकर के 1451 तक इन्होंने शासन किया। ठीक है, तो 1451 तक इन्होंने शासन किया था। ठीक है, तो ये 35 वर्ष तक लगभग इन्होंने शासन किया। ठीक है, ये लगभग 35 वर्ष तक सैयद राजवंश थे। इसके पश्चात लोधी राजवंश आए। लोधी राजवंश में हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा 1400 कितना हो जाएगा, 51 से लेकर के यहाँ तक 1526 तक इन्होंने शासन किया। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, यहाँ पर लोधी राजवंश हो जाएगा, शासन व्यवस्था का संचालन किया। आगे चल करके यहाँ पर देख सकते हैं तो ये सारी चीज़ें हैं, अलग अलग हैं। दिल्ली राजवंश, दिल्ली सल्तनत के शासनकाल के संदर्भ में सबसे जो शासन, ज़्यादा शासन, लंबे समय तक शासन किया था उन्होंने तुगलक राजवंश था, जो कि लगभग इतने लंबे समय तक शासन किया था 1320 से 1414 ईस्वी तक। सबसे ज़्यादा लंबा समय इसी का कार्यकाल था। ठीक है, पूरे दिल्ली सल्तनत पे। उसी प्रकार से देख सकते हैं खिलजी राजवंश है, जो कि सबसे कम समय तक मिनिमम पीरियड जो था वह शासन व्यवस्था का संचालन किया था। इसी का राजवंश था सबसे कम। ठीक है, कितना हो गया, 30 ईयर्स। तो इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक जो राजवंश लंबे समय तक बना रहा वह तुगलक राजवंश है, सबसे कम समय तक बना रहा वह खिलजी राजवंश है। ठीक है, हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे सबसे पहले हम गुलाम वंश से। गुलाम वंश जो कि दास वंश के नाम से भी जाना जाता है और इसके हम चर्चा करते हैं, इसके शासकों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो क्या इंपॉर्टेंट है, इनका क्या रोल प्ले करता है राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक और अन्य सांस्कृतिक पहलुओं में भी इनका इम्पोर्टेंस रहा है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसके क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले देखते हैं कि गुलाम वंश में, गुलाम वंश के अलग अलग शासकों के बारे में जानेंगे। गुलाम वंश जिसे हम क्या कहते हैं, दास वंश के नाम से भी जाना जाता है और इस गुलाम वंश में पहले जो शासक थे उसे कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहली बार, ठीक है, क्या किया था, इस राजवंश की स्थापना की थी और 1206 से 1200 कितने तक आए थे, 1210 तक इन्होंने शासन किया था। तो 1206 से 1210 तक इन्होंने शासन किया था और इसकी जो राजधानी थी क्या थी, लाहौर थी। क्या है, अपनी राजधानी किसको बनाया था इन्होंने, लाहौर को बनाया था। ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसके बाद देखोगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने कई सारे कार्य किए, जिसमें आप देखेंगे कि यह जो कार्य था इसने सबसे पहले एक बनवाया था जिसने 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। इसे क्या क्या था, 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा जो था इन्हीं ने तैयार करवाया था और इसे अजमेर में करवाया था। ठीक है, कहाँ पर, अजमेर में। ये 2.5 दिन का झोपड़ा था अजमेर में। ओके, इसके बाद आप देख सकते हो एक और काम करवाया था, कुतुब उल इस्लाम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, कुतुब उल इस्लाम। और कुतुब उल इस्लाम जो था वह बहुत ही महत्वपूर्ण था। यह दिल्ली में इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, यह इसका निर्माण कहाँ पर करवाया था, दिल्ली में करवाया था कुतुब उल इस्लाम का निर्माण। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इसके कल्चर के आस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसको जानना जरूरी है। ठीक है, इसके साथ ही साथ हम देख सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसमें लाहौर को राजधानी बनाई थी, ये आपको बता दिया था। इसके
इसके साथ ही साथ में इन्होंने क्या किया, पोलो खेलते हुए ये अपने प्राण त्याग दिए थे, पोलो खेलते हुए, ठीक है। पोलो के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। क्या खेलते, पोलो खेलते खेलते इसकी मृत्यु हो गई थी 1210 ईस्वी में। अब 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाने के पश्चात में क्या होता है, इसके बाद में एक नया शासक आते हैं और जिसे क्या कहते हैं, इसके बाद में जो दास बनता है इसका कौन हो जाएगा, इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश के बारे में समझिए। देखिए इल्तुतमिश 1210 में आते हैं, 1210 से 1210 से लेकर के 1236 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, 1210 से 1236 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। इसके बारे में समझिए। देखिए अच्छा, इसके पहले थोड़ा सा और समझ लीजिए कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, कुतुब मीनार बनवाया था। कुतुब मीनार को बनवाने का प्रारंभ किया था कुतुब मीनार, और कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में मेहरौली क्षेत्र में बनवाया था और इसने प्रारंभ किया था। हालांकि देखेंगे इसके विस्तार के संदर्भ में बाकी बाद में जीर्णोद्धार करने का कार्य किया गया, ठीक है। लेकिन कुतुब मीनार जो बनवाया गया था वह प्रारंभ दौर में इसी ने प्रारंभ किया था कुतुब मीनार की। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने बख्तियार काकी के नाम पर बनवाया था, याद में बनवाया था, ठीक है। क्या हो जाएगा, बख्तियार काकी, ठीक है, बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इसका पूरा नाम है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नेतृत्व में क्या किया था, पहली बार इसने इस तरह से निर्माण कार्य शुरू किया था और कुतुब मीनार का निर्माण इसी के नाम पर पड़ा था। ओके, तो ये सारी चीज़ें कुतुबुद्दीन ऐबक के संदर्भ में। इसके साथ साथ देखेंगे इल्तुतमिश। देखिए इल्तुतमिश को देखेंगे तो इल्तुतमिश जो था 1210 से 1236 में प्रारंभ हुआ था। इसमें इसी काल में इसका जो समय टाइम पीरियड रहा है, और इसने पहली बार इसने अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली में ले आया। कहाँ पर ले आया, ये दिल्ली ले आया। तो दिल्ली इसकी राजधानी बन गई और इसे ही कहा जाता है वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अर्थात दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक के रूप में किसे माना जाता है, इल्तुतमिश को माना जाता है। ओके, तो ये हो जाएगा इंपॉर्टेंट। इसके संदर्भ में देख सकते हैं इल्तुतमिश ने कई सारे ऐसे कार्य किए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके संदर्भ में। इसके लिए हम सबसे पहले समझते हैं कि इन्होंने एक महत्वपूर्ण निर्माण कार्य करवाया था, जिसके संदर्भ में देख सकते हो। देखिए इन्होंने एक संस्था की स्थापना की थी जिसे क्या कहते हैं, तुर्कान ए चहलगानी। क्या कहते हैं, तुर्कान ए चहलगानी। तो तुर्कान ए चहलगानी जो कि एक संस्था है जिसे 40 सरदारों का इसमें गुटों का समूह होता था, ठीक है, उसी को क्या कहते थे, तुर्कान ए चहलगानी, ठीक है। तो तुर्कान ए चहलगानी जो कि एक महत्वपूर्ण संगठन था जिसमें 40 सरदारों का गुट इसमें एकत्रित होते थे, जिसमें महत्वपूर्ण एक किसी प्रकार की चर्चा में उपस्थित होते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसे बनाया गया था। देखिए इसमें और भी देख सकते हैं कि इल्तुतमिश के द्वारा इन्होंने एक इक्तादारी व्यवस्था को प्रारंभ किया था। क्या था, इक्तादारी। देखिए इक्तादारी एक प्रकार का क्या है, जमींदारी प्रथा की तरह देख सकते हैं, उसी प्रकार से है। और इक्ता अलग अलग क्षेत्रों में इक्तेदार होते थे, अलग अलग क्षेत्रों के प्रमुख होते थे इक्तेदार, उसी को इक्तेदारी कहा जाता था। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा देख सकते हैं इल्तुतमिश ने अपने कार्य के संदर्भ में देखेंगे तो इसमें कुतुब मीनार के जो निर्माण कार्य है उसको आगे बढ़ाया, एक मंजिल ऊपर करवाया था। तो इस प्रकार से कुतुब मीनार का जो कार्य है बहुत इंपॉर्टेंट है। कुतुब मीनार के बारे में इसमें इल्तुतमिश के बारे में देखेंगे तो इल्तुतमिश ने क्या किया था, इसने अपने पुत्र आराम शाह को गद्दी पर नहीं बैठाया, ठीक है। आराम शाह जो था वह योग्य नहीं था और योग्य नहीं होने के कारण अपनी पुत्री को इन्होंने राजगद्दी देना इसमें उचित समझा। और इसमें इसकी जो पुत्री थी उसका नाम है रजिया सुल्तान। क्या हो जाएगा, रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान को इन्होंने क्या किया था, गद्दी पर बिठाया, ठीक है। कब बिठाया, 1236 में बैठाया। इसने पहले युवराज घोषित कर दिया था इस प्रकार से, और 1236 से लेकर के 1240 तक इन्होंने क्या किया, राजकाज किया, ठीक है। कौन थे, रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान के बारे में देख सकते हैं जो इसके बाद में शासन काल में आए, गद्दी पर बैठे, ठीक है। तो रजिया सुल्तान के बारे में देखिए तो रजिया सुल्तान जो था 1236 में आई। 1236 में यह एक पहली महिला शासिका रही जो कि पूरे अभी तक के इतिहास में देखने को मिलता है कि पहली एकमात्र महिला और मुस्लिम शासिका बनी रही, जो कि इतिहास में एक नए तरीके अध्याय लिखती हैं, ठीक है। रजिया सुल्तान के जो कि
एक तरह से कह सकते हैं इसमें कई सारे उलेमाओं ने विरोध किया और उलेमाओं ने विरोध करने के कारण यह ज़्यादा समय तक नहीं रह पाई, जिसमें महिला शासिका होने के कारण भी यह ज़्यादा समय तक नहीं बन पाई। साथ ही साथ में इसके जो कि विरोधी जो थे इस बात पर भी चिढ़े हुए थे कि ये जो रजिया सुल्तान है ये अपने प्रेमी जो था याकूब था उसके साथ में अवैध संबंध रखता था, ऐसा माना जाता है। इसलिए रजिया सुल्तान को विरोध किया गया, बार बार इसका विद्रोह किया गया, इसको भगा दिया गया। इस प्रकार से क्या हुआ, 1236 से 1240 तक इसका शासनकाल खत्म हो जाता है। ठीक है, देखें इसके शासनकाल के संदर्भ में देखेंगे रजिया सुल्तान के बाद में एक शासक आते हैं जिसको कहते हैं नसीरुद्दीन शाह। ठीक है, नसीरुद्दीन शाह जो कि बहुत नसीरुद्दीन नहीं है, सॉरी, इंपॉर्टेंट है, इसमें एक तरह से देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। बलबन के बाद में हम इसको देखेंगे, बलबन के शासनकाल के संदर्भ में देख सकते हो। तो इस तरह से एक इम्पॉर्टेंट है, बलबन महत्वपूर्ण कार्य किया था। बलबन ने एक तरह से देखें तो उन्होंने मुख्य रूप से काम किया है। देखिए बलबन ने अपने मुख्य रूप से नायब के तौर पर उन्होंने रहा, शासन प्रशासन का संचालन किया और 1246 से लेकर के 1266 तक के जो शासनकाल है उसी बीच में वो रहा था। ठीक है, तो 1266 से 46 से 66 तक के शासनकाल में नायब के पद पर बना रहा और यह प्रमुख रूप से शासन का व्यवस्था का संचालन किया। 1266 से उन्होंने प्रमुख रूप से क्या है अपने हाथों में ले लिया सत्ता को और 1266 में वो स्वयं शासक बने। तो 1266 से प्रारंभ होकर के 1200 कितने तक चला गया, 86 तक। तो 1286 तक ये स्वयं क्या बन गया, फिर राजा बन गया, शासक बन गया, सुल्तान बन गया। ठीक है, तो सुल्तान बन गया। इस प्रकार से बलबन का जो सिद्धांत है बहुत महत्वपूर्ण है, कई सारे सिद्धांत इन्होंने दिया। सबसे पहली जो थ्योरी था इनका राजत्व का सिद्धांत, क्या कहता है राजत्व सिद्धांत, राजत्व का सिद्धांत। देखिए राजत्व का जो सिद्धांत था वह इसमें कहता है कि बलबन ही स्वयं प्रमुख है, सब कुछ है, जिसमें ईश्वर के द्वारा भेजा गया एक ऐसा व्यक्ति है जो जनता के लिए भेजा गया है। ठीक है, प्रजा के हितों के लिए इसे भेजा गया ईश्वर की कृपा के अनुसार। ठीक है, तो ये सारे राजत्व के सिद्धांत हैं और सबसे जो प्रमुख होगा वह राजा ही है, सबके मतलब कृपा पात्र हैं। ठीक है, इसी प्रकार से इसे राजत्व की थ्योरी सिद्धांत में दिया गया है। इसके साथ ही साथ इन्होंने लौह और रक्त की नीति को प्रतिपादन किया। क्या था, लौह और रक्त की नीति। ठीक है, याद रखना है, लौह और रक्त की नीति। तो इस प्रकार से लौह और रक्त नीति मतलब क्या होता है, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी कहते हैं। और लौह और रक्त की नीति जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके संदर्भ भी जा सकते हैं। इसके अलावा और भी जो कार्य किया था, तुर्कान ए चहलगानी का इन्होंने समाप्ति की थी। क्या किया था, तुर्कान ए चहलगानी। ठीक है, याद रखना है, तुर्कान ए चहलगानी। ओके, तो तुर्कान ए चहलगानी का क्या किया था, इन्होंने समाप्ति कर दी थी, इसको समाप्त कर दिया था। जिसने इल्तुतमिश ने बनवाया था, निर्माण किया था, उस संगठन को इन्होंने क्या कर दिया था, अपने बढ़ते वर्चस्व को, उस संगठन के बढ़ते वर्चस्व को समाप्त करने के लिए एक तरह से देख सकते हैं स्वयं अधिपत्य स्थापित करने के लिए इन्होंने क्या किया था, तुर्कान ए चहलगानी जो कि 40 सरदारों का गुट था जिससे समाप्त कर दिया था। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, एक महत्वपूर्ण कार्य और किया था बलबन ने, जिसे कहते हैं नवरोज प्रथा। क्या कहते हैं, नवरोज एक उत्सव था, नववर्ष उत्सव था, नववर्ष कहते हैं, नववर्ष एक पारसी धर्म में नववर्ष है नवरोज, उसे प्रारंभ किया था। पहली बार इसे प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है, बलबन को जाता है। इसके अलावा भी इन्होंने एक महत्वपूर्ण कार्य किए थे जिसको कहा जाता है सिजदा और पैबोस प्रथा। क्या होता है, सिजदा और पैबोस प्रथा। ठीक है, सिजदा और पैबोस। ठीक है, सिजदा और पैबोस जो प्रथा था उसे इसने प्रारंभ किया था। क्या होता है, देखिए सिजदा होता है उसे सिर झुका करके क्या करना है, उसे प्रणाम करना है। मतलब शिक्षा किसी भी मतलब कि सुल्तान के सामने में सिर झुका करके इस तरह से जो होता है वह क्या होगा, सिजदा होगा। उसी प्रकार से पैर को चूमना, ठीक है, पैर को चूमने की जो प्रथा होती थी उसे पैबोस कहा जाता है। तो किसी भी सुल्तान के सम्मुख जाकर के क्या करना है, पैर को चूमना है। तो इस प्रकार से जो प्रथा प्रारंभ किया था, किसने किया था, इस बलबन ने किया था। ये इसके जो कि कई सारे जो कि नाकामियाँ रही हैं, इस प्रकार से गलत प्रथा है, घृणित प्रथा है, इसको प्रारंभ करने का श्रेय है जो कि बलबन को जाता है। तो बलबन जो था वह एक प्रकार से इस प्रकार से कई सारे कार्य किए हैं और इसमें दिल्ली सुल्तानत में इसमें प्रमुख रूप से भूमिका निभाया और लंबे समय तक ये बना रहा। ठीक है,
तो इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पर शासक के तौर पर, सुल्तान के तौर पर इन्होंने काफ़ी कुछ काम किया है अलग अलग। इसमें देख सकते हैं 1286 से 1290 के बीच में फिर एक जो कि महत्वपूर्ण शासक नहीं आ पाए, और इसके बाद में 1290 में जो कि इस राजवंश की, जो कि गुलाम राजवंश के क्या हो गया, इसका मतलब एक तरह समाप्ति होगी। और गुलाम राजवंश के पश्चात में खिलजी राजवंश सत्ता पे आते हैं, और खिलजी राजवंश में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम खिलजी राजवंश को अलग तरीके से अलग वीडियो लेक्चर पर चर्चा करेंगे। सो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।